पीरियोडिक प्रॉपर्टीज ऑलमोस्ट। आज बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है केमिकल बॉन्डिंग, मैंने पहले भी बताया, ये ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों का बेस है। ये चैप्टर मतलब इतना इंपॉर्टेंट है, ये मतलब इसके बिना तुम ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों को बेसिक्स को क्लियर नहीं कर सकते, मतलब उसके बेसिक्स भी क्लियर नहीं होंगे अगर ये चैप्टर नहीं आता, क्योंकि कहीं भी कोई भी टॉपिक, चाहे रेजोनेंस है, इंडक्टिव इफेक्ट है, कोई भी रिएक्शन है वन, वहां पे भी इसका यूज जरूर होगा। तो इसको आने के लिए पीरियोडिक प्रॉपर्टी थोड़ा बहुत आना चाहिए, साइज वगैरह का होना चाहिए, साइज हो गया, आयनेशन एनर्जी हो गया, इलेक्ट्रॉनिसिटी हो गया, यूज होगा कहीं ना कहीं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत ध्यान से सुनेंगे। अच्छा, इसमें जो हमें स्टडी करना है ना केमिकल बॉन्डिंग में, जो बेसिक टॉपिक स्टडी कर रहे हैं, नोट करेंगे एक बार, एक मिनट। जो बेसिक टॉपिक्स इसके अंदर स्टडी करने हैं, तो पहले तो हमें, एक मिनट अभी, देखो केमिकल बॉन्डिंग जो है, इसके अंदर जो बेसिक टॉपिक्स हमें स्टडी करना है, या केमिकल बॉन्ड होता क्या है, केमिकल बॉन्ड होता क्या है, बॉन्ड का मतलब क्या है, दो चीजों के बीच में अट्रैक्शन, और केमिकल बॉन्ड है तो बॉन्ड क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। ऐसा फोर्स जो दो चीजों को, चाहे वो एटम्स हो, आयंस हो, या मॉलिक्यूल्स को, उनको पास रखे। फोर्स विच होल्ड्स द, अगर सिंपल वर्ड बोले, फोर्स फोर्स विच होल्ड्स द एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल्स टुगेदर, सही ना। फोर्स विच होल्ड्स द एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल्स टुगेदर, जो उनको एक साथ रखेगा, वो क्या है, केमिकल बॉन्ड है, सही ना, वो क्या है, केमिकल बॉन्ड है। अब इस चैप्टर में हमें स्टडी क्या क्या करना है, इस चैप्टर में हमें स्टडी करना है, नोट कर लेंगे एक बार, आयनिक बॉन्ड, इसका दूसरा नाम क्या होता है, इलेक्ट्रोवैलेंट। हाँ, आयनिक बॉन्ड और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। इसके बारे में सबने 9th क्लास से पढ़ा हुआ है, ठीक है, ये स्टडी करना है हमें, आयनिक बॉन्ड और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, इसकी डिटेल स्टडी करनी है। इसको पढ़ने के लिए हमें लैटिस एनर्जी, हाइड्रेशन एनर्जी, ये सब कंसेप्ट भी थोड़े बहुत क्लियर होने चाहिए। दूसरा बॉन्ड है कोवेलेंट बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, इसके अंदर हम इलेक्ट्रोवैलेंसी पढ़ेंगे, इसके अंदर हम पढ़ेंगे कोवेलेंसी, इसके अंदर फिर इसके फीचर्स वगैरह भी इंपॉर्टेंट है आयनिक बॉन्ड के या कोवेलेंट बॉन्ड के। इसके अंदर इलेक्ट्रोवैलेंसी पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोवैलेंसी मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड, कोवेलेंसी मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स शेयर्ड, वो कोवेलेंसी होती है। तो ये पढ़ेंगे आयनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, फिर कॉसल लुइस कंसेप्ट, कॉसल लुइस ने कौन सा कंसेप्ट दिया था, ये भी सबने पढ़ा हुआ 9th 10th में, ऑक्टेट रूल, पढ़ा हुआ ना ये निशी। यस सर। कॉसल सर लुइस पढ़ा हुआ है। हाँ, ये फॉर्मल चार्ज पढ़ेंगे इसके अंदर, चार्ज ऑन ए पर्टिकुलर एटम, मतलब फॉर्मल चार्ज इसी से रिलेटेड है, लुइस ऑक्टेट रूल से ही, चार्ज ऑन ए पर्टिकुलर एटम इन लुइस ऑक्टेट रूल, चार्ज ऑन ए पर्टिकुलर एटम लुइस ऑक्टेट रूल, ये है फॉर्मल चार्ज। फिर इसके अंदर हमारे पास आ जाएगा वीबीटी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, वीबीटी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, जिसके अंदर हम स्टडी करेंगे, एक तो तुम कह लो इसमें ओवरलैपिंग थ्योरी, ओवरलैपिंग थ्योरी और हाइब्रिडाइजेशन, दो ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, हाइब्रिडेशन, मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स जो है, ये सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, मतलब आना ही चाहिए, हाइब्रिडाइजेशन। 6th आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे, हाइब्रिडेशन आता सर है तो हाइब्रिडाइजेशन बैलेंस, वीबीटी में आती है। इसी के अंदर इंक्लूड करते हैं। फिर वेस्पर थ्योरी, VSEPR, वेस्पर थ्योरी, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसमें हाइब्रिडाइजेशन निकालने का तरीका भी पता लग जाता है कि कैसे निकालना है, प्लस इसके अलावा
और डिटेल्स भी, शेप्स भी, ज्योमेट्री भी, एंगल भी, बहुत सारी चीजें पता लगती हैं इसके अंदर। वेस्पर थ्योरी, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, ये भी डिटेल में ये जरूर आनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों बेसिक्स हैं ये। फिर आ जाता है इसके अलावा इसी से रिलेटेड बॉन्ड एंगल पढ़ेंगे, बॉन्ड लेंथ पढ़ेंगे, बॉन्ड स्ट्रेंथ पढ़ेंगे, बॉन्ड डिफ्यूजन एनर्जी भी कहते हैं इसको, और बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। और इन तीनों को एक साथ अगर कंबाइन करें तो बोलेंगे बॉन्ड पैरामीटर्स। क्या बोलेंगे इसको? बॉन्ड पैरामीटर्स। फिर इसके अलावा जैसे एडवांस टॉपिक्स में आ जाएगा तो फिर वो चलो मैं बताता हूँ उसको भी आगे क्या है वो। नेक्स्ट जो स्टडी करेंगे इसके अंदर हम स्टडी करेंगे डाइपोल मूवमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे पोलैरिटी नॉन पोलैरिटी का पता लगेगा। पोलर है कोई मॉलिक्यूल की, नॉन पोलर है, डाइपोल मूवमेंट, सही ना, डाइपोल मूवमेंट ये स्टडी करेंगे। एक मिनट, तुम लोग टाइम पे ज्वाइन करोगे ना सही रहेगा, एक एक करके बच्चे आ रहे हैं सारे। सर वो मैं दूसरे डिवाइस से ज्वाइन कर रहा हूँ, नेट ब्रेक हो रहा है। अच्छा सही, डाइपोल मूवमेंट पढ़ेंगे। फिर इसके अलावा तुम कह लो उसके अलावा जैसे कोवेलेंट बॉन्ड है ना, इसमें फजान्स रूल भी स्टडी कर सकते हैं। फजान्स रूल, फजान्स रूल मतलब पोलराइजेशन, एक तरह से पोलराइजेशन और पोलराइजेशन। और ये थोड़ा बड़ा टॉपिक है, इसके अंदर बहुत सारे टॉपिक्स आते हैं, जैसे थर्मल स्टेबिलिटी आ जाएगा इसके अंदर। थर्मल स्टेबिलिटी के बाद ये आ जाएगा तुम्हारा सॉल्युबिलिटी, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट आ जाएगा। फिर आ जाएगा और इसके अंदर भी आता है जैसे कलर आ गया, कलर कंपाउंड्स। थर्मल स्टेबिलिटी पढ़ा तो हीटिंग इफेक्ट पढ़ सकते हैं, हीटिंग इफेक्ट, हीटिंग इफेक्ट आ जाएगा। इसके अलावा फिर जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है जैसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इसको मैं 9th 10th टॉपिक। सर एक बार पीछे वाला पेज कर दो फिर इसमें आ प्लीज। जाएगा, एक मिनट, हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ जाएगा। सर फजान्स रूल कोवेलेंट के लिए था या फिर आयनिक कंपाउंड्स के लिए था? पचास रूल कोवेलेंट करेक्टर बताने के लिए, दोनों को बता सकते हैं, दोनों ही बता सकते हैं ना। स्मॉलर कैटायन, लार्जर एनायन, मोर इज द पोलराइजिंग पावर एंड मोर इज द कोवेलेंट करेक्टर। हो गया सर। अदरवाइज दोनों बता सकते हैं ना, दोनों ही बता सकते हैं। यस सर। नोट कर लिया? यस सर। फिर इसके अंदर इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हाइड्रोजन बॉन्ड, जो कि वीक फोर्सेज में आता है, सही ना, वीक फोर्सेज, हाइड्रोजन बॉन्ड या फिर लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस। ये किस में आते हैं? वीक फोर्सेस के अंदर, है ना, ये वीक फोर्सेस में आएंगे दोनों। और तो फिर इसके अलावा एमओटी आ जाएगा, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जगह यूज होगी ये, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। फिर एडवांस टॉपिक्स में अगर हम कहें इसके अंदर तो फिर टॉपिक्स आ जाते हैं जैसे ड्रैगोज रूल और बेंट रूल। ड्रैगोज रूल, बेंट रूल, परसेंटेज एस करेक्टर निकालने के लिए, परसेंटेज एस करेक्टर निकालने के लिए ड्रैगोज रूल और बेंट रूल। फिर बैक बॉन्डिंग, ब्रिज बॉन्डिंग, ड्रैगोज एंड बेंट रूल टू फाइंड परसेंटेज एस करेक्टर। फिर बैक एंड ब्रिज बॉन्डिंग, ना, बैक एंड ब्रिज बॉन्डिंग। और टॉपिक भी कुछ कवर कर सकते हैं इसके अंदर। और टॉपिक्स आ जाए जैसे सारे एलोट्रोप्स जितने हैं, एलोट्रोप्स को स्टडी कर सकते हैं, या फिर हम इसके अंदर सिलिकेट्स, सिलिकॉन्स, ये सब कवर कर सकते हैं। तो ऐसे और टॉपिक को इंक्लूड कर सकते हैं इसके अंदर। और ल्यूइस एसिड बेस्ड कंसेप्ट इंक्लूड कर सकते हैं इसके अंदर, ऑक्सी एसिड्स हैं वो इंक्लूड कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे टॉपिक हैं। मेन टॉपिक जो तुम्हें बताया मैंने, पहले तुम्हारा आयनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, ल्यूइस ऑक्टेट रूल, फिर हमारा हाइब्रिड वीबीटी आ जाएगा, इसमें ओवरलैपिंग थ्योरी और हाइब्रिडेशन आ जाएगा। फिर नेक्स्ट आ जाएगा हमारा इसके अंदर डाइपोल मूवमेंट आ गया, बॉन्ड बॉन्ड पैरामीटर्स आ जाएंगे सारे। और इसके अलावा फिर वेस्पर थ्योरी आ जाएगा, वेस्पर थ्योरी के बाद डाइपोल मूवमेंट आ जाएगा। फिर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, एमओटी, ये मेन टॉपिक्स हैं जो हमें स्टडी करने हैं। तो स्टार्ट करेंगे यहाँ पे आयनिक बॉन्ड से।
सही ना, आयनिक बॉन्ड। और उससे पहले ना एक उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट एक चीज है आयनिक बॉन्ड से पहले। जैसे अगर कोई भी सिस्टम है, ये ध्यान रखना, ये यूनिवर्सल है जो मैं लाइन बोलूंगा, अब हर जगह यूज होगी। कोई भी सिस्टम कब स्टेबल होगा? जब उसकी एनर्जी कम होगी या ज्यादा होगी? कोई भी सिस्टम कब स्टेबल होगा? जब उसकी एनर्जी कम होगी या ज्यादा होगी? 9th और 10th वाले बच्चे आंसर करेंगे। जब कम होगी। जब सिस्टम जब जब एनर्जी कम होगी तो सिस्टम क्या होगा? स्टेबल होगा। जब एनर्जी कम होगी तो सिस्टम क्या होगा? स्टेबल होगा। जैसे बहुत सारे एग्जांपल इसके ले सकते हैं डेली लाइफ से रिलेटेड। जैसे वाटर हिल पे प्रेजेंट है और नीचे आ रहा है। जब नीचे आ रहा है तो उसकी पोटेंशियल भी एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी भी है। जब नीचे बिल्कुल आ जाएगा तो पोटेंशियल तो खत्म हो गई और काइनेटिक भी ऑलमोस्ट जीरो हो गई। तो इसलिए क्या बोलेंगे, अब वाटर क्या है? नीचे स्टेबल है। वाटर नीचे क्या आ गया? स्टेबल हो गया। फिर ऐसे ही जैसे और एग्जांपल्स कोई भी स्पोर्ट्समैन ले लेंगे। कोई स्पोर्ट्समैन है, अगर वो इनिशियली क्या होगा? उसकी एनर्जी मैक्सिमम होगी तो स्टेबिलिटी नहीं होगी। वो क्या करता रहेगा? कभी इधर भागेगा, कभी उधर भागेगा। मे बी वो फुटबॉल खेल रहा है या कुछ भी ऐसा, तो वो इधर भागेगा उधर भागेगा। लेकिन कुछ टाइम के बाद धीरे धीरे जब उसका स्टेमिना डाउन हो जाएगा तो उस केस में क्या होगा? अब वो रुक जाएगा यानी एनर्जी उसकी कम हो गई तो स्टेबिलिटी मिल रही है उसको। एनर्जी कम हो गई तो स्टेबिलिटी मिल रही है। ऐसे भी सोच सकते हैं। तो बताने का पर्पज सिर्फ ये है कि मिनिमम एनर्जी मैक्सिमम स्टेबिलिटी का रूल हमेशा फॉलो करना है। मिनिमम एनर्जी और मैक्सिमम स्टेबिलिटी, इसको भूलना नहीं है। सही ना, मिनिमम एनर्जी मैक्सिमम स्टेबिलिटी। एनर्जी यानी मिनिमम एनर्जी कब होगी? जब वो एनर्जी को रिलीज कर देगा। जब वो एनर्जी को रिलीज करेगा तो मैं आगे जाके तुम्हें बताऊंगा एनर्जी रिलीज कर रहा है, इसका मतलब एक्सोथर्मिक रिएक्शन जो है वो एक तरह से फेवर होती है फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाने के लिए। एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्योंकि दे अकर बाय रिलीज ऑफ एनर्जी। एक्सोथर्मिक रिएक्शंस क्या होती हैं? जो एनर्जी को रिलीज करेंगे। ऐसी रिएक्शन जो एनर्जी को रिलीज करेंगे या ऐसा प्रोसेस जो एनर्जी को रिलीज करेगा। एनर्जी सिस्टम रिलीज कर रहा है यानी स्टेबिलिटी की तरफ अप्रोच कर रहा है। तो ये चीज ध्यान रखनी है इसके अंदर, ठीक है ना। मिनिमम एनर्जी मैक्सिमम स्टेबिलिटी, इस रूल को भूलना नहीं है, मैं बहुत जगह यूज करूंगा। मिनिमम एनर्जी मैक्सिमम स्टेबिलिटी। अब यहाँ से स्टार्ट करेंगे आयनिक बॉन्ड क्या है। सही ना, आयनिक बॉन्ड या इलेक्ट्रोवैलेंसी, सबने पढ़ा हुआ है ये। आयनिक बॉन्ड या इलेक्ट्रोवैलेंसी, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। अब ये बताएंगे पहले इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। क्लियर? इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड ये बनता कैसे है, सबको पता है ये? यस सर, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। देखो इसमें इसमें ना मैं ध्यान रखना कि आयनिक बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड ये सबने पढ़ा हुआ है। मैं इसमें बहुत टाइम वेस्ट नहीं करूंगा क्योंकि ये तुम कैसे भी क्वेश्चन आएगा ना तुम अटेम्प्ट कर लोगे आराम से, तो इसलिए इसमें ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। तो आयनिक बॉन्ड और कोवैलेंट बॉन्ड कैसे बनता है पाए? बोलो जल्दी। बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, है ना, इलेक्ट्रॉन्स के ट्रांसफर से आयनिक बॉन्ड बनता है। बहुत सिंपल सा एग्जांपल अगर मैं लूं तो जैसे मैंने NaCl ले लिया। NaCl कैसे बना? जब Na ने अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज किया और Cl ने उस इलेक्ट्रॉन को गेन कर लिया। क्या बन गया? आयनिक बॉन्ड। तो अब आयनिक बॉन्ड की फॉर्मेशन के लिए जो फेवरेबल कंडीशंस है वो क्या है? वो फेवरेबल कंडीशंस क्या है? सर लैटिस एनर्जी हाई होनी चाहिए। आयनेशन एनर्जी, क्योंकि इस एटम ने इलेक्ट्रॉन लूज किया है तो हम चाहेंगे ये इलेक्ट्रॉन जल्दी लूज करे, तो इसे क्या बोलते हैं? आयनेशन एनर्जी। आयनेशन एनर्जी क्या होनी चाहिए गर्व? लो। सर कम होनी चाहिए। आयनेशन एनर्जी लो होनी चाहिए, सही ना, आयनेशन एनर्जी लो होनी चाहिए। अच्छा एक मिनट, हर्षिल ये ग्रुप में है कि नहीं? हर्षित और हर्षिल एक बार चेक कर गर्व। यस सर। हर्षित, सर हर्षिल नहीं है। हर्षिल नहीं है। हर्षित, अच्छा हर्षित यस सर। हर्षित समझ आ रहा है सारा? यस सर। हाँ। अच्छा ये वेदांत, यस सर। एक बार वो हर्षिल तेरे कांटेक्ट में है ना? सर शायद नहीं है, मैं एक बार देखता हूँ। नहीं नहीं, हर्षिल 10th क्लास वाला, उससे बात होती है तेरी कि नहीं? सर नहीं होती शायद। नहीं होते, चल सही है। चलो कुछ नहीं था। देखो उधर, अब Na ने इलेक्ट्रॉन लूज किया और Cl ने उस इलेक्ट्रॉन को गेन कर लिया। तो Na ने इलेक्ट्रॉन क्योंकि लूज किया है तो हम चाहेंगे वो इलेक्ट्रॉन जल्दी लूज करे, यानी हम थोड़ी सी एनर्जी दें और ये अपना बैलेंस इलेक्ट्रॉन रिलीज कर दे। तो आयनेशन एनर्जी क्या होनी चाहिए? लो होनी चाहिए। आयनेशन एनर्जी क्या होनी चाहिए? लो होनी चाहिए। अब Cl उस इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है, सही ना, Cl उस इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है तो हम क्या चाहेंगे? Cl इस इलेक्ट्रॉन को जल्दी से गेन कर ले। क्लियर? Cl इस इलेक्ट्रॉन को जल्दी से गेन कर ले और जल्दी से इलेक्ट्रॉन कोई एटम गेन करता है तो कौन सी एफिनिटी होती है? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन तो एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होनी चाहिए? हाई होनी चाहिए। ये हाई होनी चाहिए, है ना, ये हाई होनी चाहिए। इसमें भूलना नहीं किसी को भी। आयनेशन एनर्जी लो होनी चाहिए
और इलेक्ट्रॉनिसिटी हाई होनी चाहिए फॉर आयनिक बॉन्ड टू बी फॉर्म्ड इजीली। इसके अलावा फिर Na+ बन गया और Cl नेगेटिव बन गया। ये दोनों सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि ये दोनों कंबाइन कर जाए आसानी से। अब कंबाइन करने के बाद लैटिस एनर्जी हाई। सॉलिड, तो ये हो गई लैटिस एनर्जी। और ये एनर्जी जो रिलीज होनी चाहिए ना, ये बहुत हाई होनी चाहिए। तो लैटिस एनर्जी भी क्या होनी चाहिए? हाई। तो 3 फेवरेबल कंडीशंस है फॉर आयनिक बॉन्ड टू बी फॉर्म। कंडीशंस फॉर फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड कौन कौन सी हैं? फर्स्ट कंडीशन, आयन एनर्जी लो होनी चाहिए मेटल की। बी, आयन एनर्जी लो होनी चाहिए, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हाई होनी चाहिए। सी, लैटिस एनर्जी जो रिलीज होती है, लैटिस एनर्जी यानी जब दो आयंस कंबाइन करते हैं, एक पॉजिटिव आयन और एक नेगेटिव आयन कंबाइन कर रहा है, पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन कंबाइन करते हैं टू फॉर्म 1 मोल ऑफ द कंपाउंड, टू फॉर्म 1 मोल ऑफ द कंपाउंड, दैट शुड बी हाई, दैट शुड बी हाई, लैटिस एनर्जी शुड बी हाई। किसी को डाउट? कोई किसी को इसमें डाउट तो नहीं है? आयन एनर्जी लो, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हाई और लैटिस एनर्जी भी हाई होनी चाहिए फॉर आयनिक बॉन्ड टू बी फॉर्म। सबसे बेसिक चीज बताइए, इसमें डाउट नहीं होना चाहिए किसी को भी। अच्छा, अब यहाँ पे मैंने एक टर्म क्या सबने पढ़ा हुआ कि नहीं? मैंने बॉर्न हेबर साइकिल, क्या इसके बेसिस पर कराई हुई है? बॉर्न हेबर साइकिल Yes, sir. यस सर। यस सबने पढ़ा हुआ ना उसको? मैं उसके एक दो एग्जांपल लूंगा। बॉर्न हेबर साइकिल सबने पढ़ा होगा, मैं एक एग्जांपल लेके दूसरा एग्जांपल तुम्हें करने को दूंगा, सही ना? तो अब एक बार ये देखेंगे, आयनिक बॉन्ड के फॉर्मेशन की कंडीशन बता दी है। अब तुम्हें बताना, मैं क्वेश्चन दे रहा हूं तुम्हें बताना है कि इलेक्ट्रोवैलेंसी क्या होंगी, सही ना? इनकी इलेक्ट्रोवैलेंसी क्या होंगी, फिर इसके फीचर्स आयनिक कंपाउंड्स के। देखो इलेक्ट्रोवैलेंसी, तुम्हें बताना है इलेक्ट्रोवैलेंसी। जैसे मैंने ले लिया अल्कली मेटल्स, यहां लिख देना इलेक्ट्रोवैलेंसी। वैलेंसी तुमने पढ़ा हुआ है कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? इलेक्ट्रोवैलेंसी। ऐसे क्या पढ़ेंगे आगे? कोवैलेंसी। तो ना अल्कली मेटल्स की इलेक्ट्रोवैलेंसी क्या होगी, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स की क्या होगी? 1। अभी बोला नहीं, इकट्ठा निकालना है क्यों? सही ना? इलेक्ट्रोवैलेंसी तुम्हें निकालनी है अल्कली मेटल्स की, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स की, फिर ले लेते हैं ऑक्सीजन फैमिली की, या ऑक्साइड्स की बोल लो, ऑक्साइड्स की, नाइट्राइड्स की, नाइट्राइड्स की, फॉस्फेट आयन की, सल्फेट आयन की, सल्फेट आयन की, क्लोरेट आयन की। क्या निकालनी है इसकी? इन सबकी क्या निकालनी है? इलेक्ट्रोवैलेंसी। इलेक्ट्रोवैलेंसी क्या होती है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड बाय एन आयन, ट्रांसफर्ड बाय एन एटम, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड बाय एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड बाय एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम। ऐसे ही अमोनियम आयन, अमोनियम आयन। तो मैंने कुछ एग्जांपल दे दिए हैं, तुम्हें मतलब समझ आ गया इसका? तो निकाल लोगे आंसर जल्दी से। निकालेंगे सबकी इलेक्ट्रोवैलेंसी क्या है, सारी सही होनी चाहिए।
निकाल लिया सबने? निकाल लिया सबने कि नहीं? सर देखो अल्कली मेटल्स यानी लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम, ये कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करते हैं? ये कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करते हैं? तो इनकी इलेक्ट्रोवैलेंसी 1 होगी, प्लस 1 होगी इनकी इलेक्ट्रोवैलेंसी। और पॉजिटिव 1, पॉजिटिव इलेक्ट्रोवैलेंसी कहते हैं इसको, पॉजिटिव इलेक्ट्रोवैलेंसी। अल्कलाइन अर्थ मेटल्स सर +2 +2 +2। हाँ हाँ, इसको बोलेंगे मतलब प्लस माइनस नहीं बोलते इसको, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड है ना, या गेन करेगा या लूज करेगा, तो इसको बोलते हैं पॉजिटिव इलेक्ट्रोवैलेंसी बस। नहीं ना, इसको क्या बोलेंगे? सिर्फ पॉजिटिव इलेक्ट्रोवैलेंसी। ऑक्साइड्स की 2 सर 2 2 बोलोगे, -2 मत बोलना, गलत हो जाएगा। नेगेटिव इलेक्ट्रोवैलेंसी बोलते हैं इसको, नेगेटिव इलेक्ट्रोवैलेंसी। नेक्स्ट, सर 3 नाइट्राइड नाइट्रेट की नेगेटिव इलेक्ट्रोवैलेंसी होगी N पे 3 नेगेटिव, O पे जैसे -2 चार्ज होता है क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, नाइट्राइट पे 3, N पे -3, तो नेगेटिव इलेक्ट्रोवैलेंसी है 3, नेगेटिव इलेक्ट्रोवैलेंसी होगी इसकी 3। फॉस्फेट आयन की 3 सर -3 -3। फॉस्फेट आयन देखो, PO4 3 नेगेटिव है, PO4 3 नेगेटिव, सही ना। आगे मैं तुम्हें एक जैसे स्ट्रक्चर इसका ये होता है, इसका रियल स्ट्रक्चर ये है, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है ऐसे। शिखा देख लेना एक बार स्ट्रक्चर, ये फॉस्फेट आयन का स्ट्रक्चर ये है, और इसकी जो इलेक्ट्रोवैलेंसी होगी, PO4 3 नेगेटिव है ना, तो नेगेटिव में 3 होगी, नेगेटिव में 3, PO4 3 नेगेटिव है, ये PO4 3 नेगेटिव। ये इसका रियल स्ट्रक्चर है, ल्यूइस स्ट्रक्चर नहीं है। ल्यूइस स्ट्रक्चर इसका ये बनेगा कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू। ल्यूइस स्ट्रक्चर में ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए बस, ये स्ट्रक्चर है इसका ल्यूइस स्ट्रक्चर, सही ना। ल्यूइस स्ट्रक्चर इसका ये होगा, ये ल्यूइस स्ट्रक्चर इसका ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए, ये रियल स्ट्रक्चर है। अच्छा, सल्फेट फॉस्फेट आयन की इलेक्ट्रोवैलेंसी कितनी है? 3। फॉस्फेट आयन की इलेक्ट्रोवैलेंसी 3 है। सल्फेट आयन की क्या होगी? -2 शिखा सर नेगेटिव होगी 2 -2 शिखा चलो अब नेक्स्ट है सल्फेट आयन। सल्फेट आयन की इलेक्ट्रोवैलेंसी, सल्फेट आयन की इलेक्ट्रोवैलेंसी, सल्फेट आयन होता है SO4 2-। स्ट्रक्चर बनाएंगे इसका अगर, तो ये स्ट्रक्चर बनेगा इसका, ये इसका रियल स्ट्रक्चर है। क्या ये इसका ल्यूइस स्ट्रक्चर है? ल्यूइस स्ट्रक्चर बनाना तो उसमें ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए। ये आएगा O पे नेगेटिव और कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ये बताऊंगा कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होता है, आगे डिटेल में बताना है इसको। कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है, अगर नहीं समझ आ रहा किसी को तो ऐसे समझ लो, कोऑर्डिनेट बॉन्ड जो होता है उसका मतलब होता है, ये एरो हटा दो, तो ऊपर माइनस तो इधर प्लस, फिर नीचे माइनस तो उधर प्लस। कैसे आया ये? एक बॉन्ड को इधर शिफ्ट करो, जिसके पास इलेक्ट्रॉन्स गए, O के पास इलेक्ट्रॉन्स गए तो ऊपर नेगेटिव, और S पे क्या होगा? पॉजिटिव। ऐसे ही ये वाला भी एक बॉन्ड शिफ्ट कर दो, O के बाद दोबारा इलेक्ट्रॉन गए, O पे दोबारा नेगेटिव, S पे एक और पॉजिटिव, तो S पे 2 पॉजिटिव हो जाएगा, S पे 2 पॉजिटिव और O पे नेगेटिव, O पे नेगेटिव। समझ गए कि नहीं? है आगे समझ के नहीं? देखो समझ आ गया कि नहीं? सल्फेट आयन, इसका ऑक्टेट स्ट्रक्चर, ल्यूइस ऑक्टेट स्ट्रक्चर बता दिया, कॉसल ल्यूइस ऑक्टेट स्ट्रक्चर बता दिया, जिसमें ऑक्टेट कंप्लीशन होगा। और दूसरा स्ट्रक्चर कौन सा है? दूसरा स्ट्रक्चर कौन सा है? रियल स्ट्रक्चर। ये रियल स्ट्रक्चर है इसका, क्योंकि सल्फेट आयन थर्ड पीरियड का एलिमेंट है, तो ये ऑक्टेट से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स रख सकता है। थर्ड पीरियड का एलिमेंट है सल्फर, सेंट्रल एटम इसमें थर्ड पीरियड का है, तो ये ऑक्टेट से ज्यादा इलेक्ट्रॉन रखेगा। क्यों रखेगा? सब डिटेल दूंगा आगे, अभी सिर्फ याद रख लो, इलेक्ट्रोवैलेंसी का मीनिंग समझ लो बस। यहाँ पे मेन टॉपिक क्या कर रहे हैं? इलेक्ट्रोवैलेंसी, वो समझ आना चाहिए। तो और 12th वाले बच्चों को सब समझ आ जाना चाहिए। सल्फेट आयन का इलेक्ट्रोवैलेंसी 2 है और नेगेटिव में, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन वैलेंसी। क्लोरेट आयन कौन बताएगा? क्लोरेट आयन, -1 -1 क्लोरेट आयन देखो, क्लोरेट आयन होता है ClO3 नेगेटिव, ClO3 नेगेटिव, ये क्लोरेट आयन है ना। ये क्लोरेट आयन है, तो इसकी वैलेंसी क्या होगी? नेगेटिव में 1। ये सारे बता रखे मैंने, स्टार्टिंग लेक्चर में किए होंगे, उसको बता रखा होगा। ये हाइपोक्लोराइट आयन, हाइपोक्लोराइट, ClO नेगेटिव, हाइपोक्लोराइट, DE नहीं है लास्ट में, TE है, T टाइगर, हाइपोक्लोराइट आयन, हाइपोक्लोराइट आयन। और उसके बाद ClO2 नेगेटिव आएगा,
क्लोराइड आयन, ITE, क्लोराइड आयन, ITE। फिर ClO3 नेगेटिव मैंने बता दिया तुम्हें, ये क्या है, क्लोराइड आयन। और ClO4 नेगेटिव क्या होता है, ClO4 नेगेटिव, ClO4 नेगेटिव क्या होगा वेदांत? पर क्लोरेट आयन। पर क्लोरेट आयन, ये सब बता रखे हैं पहले। हाइपोक्लोराइड, क्लोराइड, क्लोरेट और पर क्लोरेट, सबकी इलेक्ट्रोवैलेंसी क्या है, -1। तो -1, सॉरी, नेगेटिव इलेक्ट्रोवैलेंसी। अमोनियम आयन की -1। +1। +1। अभी इलेक्ट्रोवैलेंसी, हाँ 1 बोलेंगे, इसे बोलेंगे पॉजिटिव इलेक्ट्रोवैलेंसी। किसी को डाउट कोई इलेक्ट्रोवैलेंसी में? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स शेयर्ड बाय एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स, क्लियर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स शेयर्ड बाय एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम, दिस इज कॉल्ड एज नेगेटिव, दिस इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोवैलेंसी। किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। नो सर। चलो नेक्स्ट नोट करेंगे अब फिर फीचर्स, फीचर्स ऑफ आयनिक कंपाउंड्स, क्लियर, फीचर्स ऑफ आयनिक कंपाउंड्स। इसके बाद बॉर्न नंबर साइकिल भी है, वो तुमने पढ़ रखी है रंग से, तो इससे ज्यादा नीड नहीं है उसका। फीचर्स ऑफ आयनिक कंपाउंड भी पढ़ा हुआ था अपने कि नहीं? यस। फीचर्स ऑफ आयनिक कंपाउंड हमने किया हुआ है। यस सर। जल्दी से सुन लेंगे, हाँ फीचर्स हमने पढ़ा हुआ है, एक बार जल्दी से सुन लेंगे। फीचर्स, फीचर्स ऑफ आयनिक कंपाउंड, पहले तो ये किस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, सॉलिड फॉर्म में, सर सॉलिड। exist in solid state due to strong electrostatic forces, due to strong ionic bonds, exist in solid state due to strong electrostatic forces। दूसरा, इनका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट हाई होगा। मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, हाई होगा। पानी में सॉल्युबल होते हैं, पानी में इनका लैटिस ब्रेक कर जाता है। सॉल्युबल इन वाटर या पोलर सॉल्वेंट्स, सॉल्युबल इन वाटर या पोलर सॉल्वेंट्स, ये सबको पता होगा। फिर ज्यादातर ये किस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, लैटिस की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, एग्जिस्ट इन लैटिस फॉर्म, लैटिस की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। लैटिस फॉर्म पता है ना क्या होता है, Yes sir, crystal जैसे lattice. Na+ है, हाँ क्रिस्टल लैटिस, जैसे हाँ लैटिस फॉर्म मतलब लैटिस फॉर्म ऐसा, रिपीटिशन ऑफ यूनिट्स इन ए, रिपीटिशन ऑफ यूनिट्स इन ए यूनिफॉर्म मैनर, रिपीटिशन ऑफ यूनिट्स इन ए यूनिफॉर्म मैनर। रिपीटिशन, लैटिस का मतलब सबको पता है कि नहीं? लैटिस हो गया, एटम हो गया, मॉलिक्यूल हो गया, कंपाउंड हो गया, मॉलिक्यूल, एटम, कंपाउंड, लैटिस, ये पता है ना सारी टर्म्स, ये सारी टर्म्स क्लियर है ना? जैसे मॉलिक्यूल क्या होता है, एलिमेंट क्या होता है, कंपाउंड क्या होता है, लैटिस क्या होता है, एटम क्या होता है, ये सारी टर्म पढ़ते हैं जब स्टार्ट होती है केमिस्ट्री, साइंस जब स्टार्ट होती है तब पढ़ते हैं टर्म्स। लेकिन इसके भी क्वेश्चन आते हैं और कई बार बच्चे इसमें भी दिक्कत हो जाती है बच्चों को, इनमें भी। सर जैसे लैटिस अगर की मैं जगह, बोल ऋषि, सर लैटिस जगह ये लिख सकते हैं कि क्रिस्टल फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। बोल सकता है, बोल सकता है इसको भी। देखो मैं भी तो बताऊंगा, लैटिस का मतलब होता है जैसे ये Na+ जो है, Na+ जो है Cl नेगेटिव को अट्रैक्ट कर रहा है हर एक डायरेक्शन से, ये ऐसे, और ऊपर से भी अट्रैक्ट कर रहा है, नीचे से भी अट्रैक्ट कर रहा है। ये 12th वाले बच्चों को तो समझ आ गया होगा। NaCl में कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है ऋषि? यस सर। NaCl में NaCl का, Na का और Cl का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है सर 4। ऋषि? तू फिर मैंने कहा ना पढ़ नहीं रहा बिल्कुल, ये तो इजी चीजें हैं, ये शॉर्ट नोट्स तो सबको पढ़ने ही पढ़ने हैं। 6 होता है कोऑर्डिनेशन नंबर इसका। एग्जिस्ट इन लैटिस फॉर्म, लैटिस फॉर्म का मतलब क्या है, रिपीटिशन ऑफ यूनिट्स इन ए यूनिफॉर्म मैनर, रिपीटिशन ऑफ यूनिट्स इन ए यूनिफॉर्म मैनर, दिस इज कॉल्ड एज लैटिस। मैं तुम्हें भी बताऊंगा यहाँ पे, मैं तुमसे क्वेश्चन पूछूंगा डायरेक्ट कि मॉलिक्यूल कौन सा है। जैसे अगर मैं तुमसे पूछूं ये क्या चीज है, NaCl क्या है, अगर मैं तुमसे पूछता हूँ NaCl क्या है, तो तुम क्या बोलोगे इसको? ये सर मॉलिक्यूल कंपाउंड। है, मॉलिक्यूल है, कंपाउंड है, लैटिस है, या क्या कहते हैं, एलिमेंट है?
लैटिस लैटिस। अब ये कंपाउंड भी है और लैटिस भी है, इसलिए तुम्हें पढ़ना पड़ेगा। ऑब्जेक्टिव्स में आ सकते हैं क्वेश्चन, ये सही ना, ऑब्जेक्टिव्स में क्वेश्चन आ सकते हैं। डायमंड क्या है? डायमंड क्या है? एलिमेंट है, मॉलिक्यूल है, लैटिस है, कंपाउंड है? लैटिस। डायमंड लैटिस है। गर्व ने बोला आंसर, एलिमेंट। गर्व। यस सर। एलिमेंट। हाँ, अब ये एलिमेंट भी है और लैटिस भी है। ये मैं भी कुछ एग्जांपल दूंगा, ये तुम्हें आना चाहिए सबको, इजी चीज है। सर 7th 8th से ही स्टार्ट हो जाता है। ये सब टर्म्स क्या हैं? लैटिस वर्ड में भी ना स्टार्ट हो, लेकिन बाकी टर्म्स आ जाती हैं। मॉलिक्यूल, एलिमेंट, कंपाउंड, एटम, ये सब आ जाता है। पढ़ा हुआ ना सबने ये? तो ये सर लैटिस फॉर्म में डायमंड एग्जिस्ट में करेगा। आयनिक बॉन्ड थोड़ी होता है। ये वेदांत जरूरी नहीं है लैटिस के अंदर Yes, आयनिक sir. बॉन्ड्स ही हो। मैंने क्या बोला? रिपीटिशन ऑफ यूनिट्स इन ए यूनिफॉर्म मैनर, समझा कि नहीं? ये डायमंड ऐसे होता है ना, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर की फॉर्म में। यस नहीं समझा? यस सर, समझ गया। हाँ, बताऊंगा अभी। अभी मैं एग्जांपल ले लूंगा इसकी, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कई बार। अच्छा, लैटिस तुम्हें समझ आ गया? लैटिस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। सर डायमंड का स्ट्रक्चर एक बार दोबारा दिखा दो। ये भी करना डिटेल में, सब ये सब डिटेल में करना है। एलोट्रोप्स के अंदर किसने पूछा है ये? सर आरुष। हाँ, आरुष, अभी ये सब करना है। ये अब जैसे ना, ये रिपीटिशन ऑफ कार्बन एटम्स है यूनिफॉर्म मैनर के अंदर, ये ऐसे ही चलता रहेगा। ये ऐसे, ये मैं बताऊंगा। मैं ये डायमंड में भी प्लेसमेंट होती है एक्चुअल में कार्बन एटम्स। ये टेट्राहेड्रल वॉइड्स में कार्बन एटम्स होते हैं और कॉर्नर्स पे और फेस सेंटर्स पे होते हैं। तो बताऊंगा मैं सारा, तो देखेंगे। लैटिस फॉर्म में, सही ना, लैटिस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। किस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा? आयनिक कंपाउंड एक लैटिस की फॉर्म में। और आयनिक के बॉन्ड्स क्या होते हैं? क्योंकि एक आयन दूसरे आयन को किसी भी डायरेक्शन से ट्रैक करता है, तो ये किस फॉर्म में होंगे? नॉन डायरेक्शनल। नॉन डायरेक्शनल नेचर के होते हैं बॉन्ड्स, नॉन डायरेक्शनल नेचर का बॉन्ड होता है। क्लियर? नॉन डायरेक्शनल नेचर का बॉन्ड होता है। फिर नेक्स्ट इसके अंदर ये पॉइंट याद रखना, नॉन डायरेक्शनल नेचर का बॉन्ड होता है। फिर नेक्स्ट आ जाएगा इसके अंदर कि ये ब्रिटल होते हैं, ये ब्रिटल होते हैं। ब्रिटल होते हैं। ब्रिटल का मतलब क्या होता है? ब्रिटल का मतलब क्या है? Can be easily broken. ये गिरते ही टूट जाएंगे। या फिर इसको जैसे हैमर से मारेंगे या किसी चीज से ठोकेंगे तो ये टूट जाएगा। क्यों टूट जाता है? क्योंकि तुम ये कह लो जैसे Na+Cl नेगेटिव ही था, Na+ था, Cl नेगेटिव था, Na+ था, Cl नेगेटिव था। ये इस तरह से नीचे क्या होगा? Cl नेगेटिव होगा, Na+ होगा, Cl नेगेटिव होगा, Na+ होगा, इस तरह से जुड़े होंगे ये। जैसे इसको हैमर से मारा हमने, तो हैमर से मारेंगे तो क्या होगा? इधर से सर फर्स्ट प्लेट स्लाइड हो जाएगी और आयन रिपल्शन हो जाएगी। हाँ, तो ये ऐसे हो जाएगा और रिपल्शन होकर टूट जाएगा। ये वाला आगे निकल गया, Na+Cl नेगेटिव, Na+Cl नेगेटिव, ये हो गया। और इधर क्या आ जाएगा? Cl नेगेटिव इधर रह गया, Na+, रिपल्शन होगी ना अब Na+, में। नहीं समझ आई बात? समझे कि नहीं है? रिपल्शन होंगी इसलिए टूट जाएगा। कोई डाउट? सर ये हम अगर एज अ लैटिस देखते हैं तब भी होगा ना, वरना ऐसा एक सिंगल कंपाउंड के लिए तो ये ब्रिटल नहीं होगा। नहीं, उसमें तो अट्रैक्ट करेगा करेगा। ये सिंपल रेशियो में Yes. एग्जिस्ट करते हैं, ये पता होना चाहिए, सही ना? सिंपल रेशियो में एग्जिस्ट करते हैं। चलो अभी रीजॉइन कर लो सर पहले।